हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतर और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हम चला रहे हैं। ठीक है, इसमें आज हम डे 4 पर पहुंच चुके हैं। तो जो बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बच्चे पुराने हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आपको बता दें, ये 15 दिन का चैलेंज चल रहा है। इसमें हम 75 सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों 15 दिनों में 75 क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाएंगे, तो इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 5 सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियोस बना दी हैं, तो वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज ये 5 क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस प्लेलिस्ट को ओपन करिए और सारे वीडियोस देख लीजिए। तो 15 दिनों के चैलेंज के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टारगेट 95% का हम लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में आपको टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन हम करवाएंगे, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो 2 नंबर में पूछे जाते हैं, यानी 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। तो 10 नंबर आपके तुरंत पक्के हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, और 5वां क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। ठीक है, ये आपका पूरा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, सिर्फ आपको छोटा छोटा लिख देना है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। यहाँ पर कह रहा है कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। अब जैसे कि आपको हम दिखाएं यहाँ पर चित्र बना करके, जैसे कि ये एक प्रकार का अवतल लेंस है। सबको पता है बीच में पतला और किनारों पर मोटा, ये होता है अवतल लेंस। ये है इसका मुख्य अक्ष। ठीक है, तो यहाँ से अब इस पे क्या होता है, इस मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें जब अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, मान लिया ये मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, ठीक है, इस प्रकार से, और इनका यहाँ से जब अपवर्तन होगा तो इस जिस बिंदु से होकर जाती हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। तो ये हो जाएगा F2। तो यही होता है द्वितीय फोकस, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। ठीक, वही हमने यहाँ पर परिभाषा में लिखा है। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। उसके बाद में अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये दिया गया है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, समझाइए। जैसे कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, इसको समझाइए लिखा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो समंजन क्षमता होती है वही लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे कि नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसीलिए हम इसमें जितना शॉर्ट में लिख सकते हैं उतना ही लिखेंगे। तो इसकी मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है समझ लिया कि नेत्र द्वारा फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं यहाँ से। तो प्रश्न नंबर 3 दिया गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली आवृत्ति से, यानी कि देहली आवृत्ति की परिभाषा हमको लिखनी है। तो देहली आवृत्ति से क्या तात्पर्य है, इसकी क्या महत्ता है, यानी इसका क्या महत्व है, तो हमको देहली आवृत्ति की परिभाषा इसमें लिखनी है। तो हम लिखेंगे कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अगर आप लोग बहुत शॉर्ट में लिखना चाहें तो इतना ही लिख सकते हैं, जैसे कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, वो क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। आप लोग इतना भी लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा बड़ा लिखना चाहें तो इसमें और जोड़ सकते हैं, जैसे कि इसमें कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, प्रकाश की देहली आवृत्ति कहलाती है। यानी कि परिभाषा इतनी ही है, जैसे प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, ये हो गई देहली आवृत्ति। उसके बाद में इसमें बताया जाता है कि इसमें कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, प्रकाश की देहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, उसके बाद में अब देखते हैं, तो यहाँ से हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है इसमें कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समझ में आ रहा होगा कि किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में बायो-सेवर्ट के नियम का उल्लेख करना है। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट का नियम आपको पूरा प्रूफ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको सूत्र लिखना होता है। ठीक, ये क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपका 2 नंबर में पूछा गया है, इसीलिए इसमें हम सिर्फ इसका सूत्र ही लिखेंगे। तो चलिए इसमें हम लिखते हैं कि बायो-सेवर्ट के नियमानुसार, क्योंकि बायो-सेवर्ट का नियम है तो हम इतना तो लिखेंगे ही। तो बायो-सेवर्ट के नियमानुसार धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हम हेडिंग बना देंगे कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, तो उसके बाद में हमको सूत्र लिखना होता है डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक, तो ये होता है बायो-सेवर्ट का नियम, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा बी यहाँ पर क्या है, डेल्टा बी है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक, और म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं न्यू नॉट, म्यू नॉट का होता है, ये होता है निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, आपको ये नहीं पता है तो लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुविकल्पी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो ये होती है निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक, इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में अगर इसमें हम बात करें न्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, इसका जो मान होता है वो 10 की पावर माइनस 7 होता है। ठीक, ये इसकी जगह पे 10 की पावर माइनस 7 हम रख सकते हैं। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट का नियम इतना ही होता है। ठीक है, तो उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये हमने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या दिया गया है। इसमें क्वेश्चन है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। ये आपका क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, फिलहाल इम्पॉर्टेंट तो सभी हैं, लेकिन ये आपको हर हालत में तैयार होना ही चाहिए। ठीक है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और इसका एक उदाहरण बताना है। तो इसमें हम लिखते हैं कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक, इतना हो गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है।
अब इसका उदाहरण क्या होता है? उदाहरण होता है लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। बस इसमें इतना ही हमको लिखना होता है, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो इसमें हमको ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि नंबर तो 2 ही मिलेंगे तो हम बढ़ाकर क्यों लिखें, तो हमको टाइम को बचाना होता है ना। तो इतना ही हम लिखेंगे कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होती हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, और लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बेहद पसंद आई होगी वीडियो। अगर जरा सी भी हेल्पफुल लगी है और आप चाहते हैं कि आपकी 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलती रहे, सारे वीडियोज टाइम टू टाइम मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और इससे पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस प्लेलिस्ट को खोलिए, सारे वीडियोज देख लीजिए, बहुत ही काम के वीडियोज हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।